नमस्कार, जय भीम साथियों। मैं रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा एपिसोड नंबर 206। आज साल का पहला दिन है और इस साल का ये पहला वीडियो भी है। आज शौर्य दिवस भी है, भीमा कोरेगांव। तो दोनों की बधाई आप सबको। और आज एक और सूचना दे दूं, आज आपके सहयोग से इस YouTube चैनल का सब्सक्रिप्शन 25,000 होने जा रहा है। आप सबका शुक्रिया। यकीन मानिए, जितना वक्त आप लगाते हैं इस YouTube को देखने में, यकीन मानिए जिस दिन ये 25 लाख इसका सब्सक्रिप्शन होगा तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आराम वक्त मिलेगा करने के लिए। और आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपको परिवर्तन दिखाई देगा, ऐसी मेरी आशा है। इसलिए अंबेडकरनामा खुद सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, चाची को भी सुनाइए, चाचा को भी सुनाइए और अड़ोस पड़ोस, बुआ, फूफा जी, मामा, मामी सबको सुनाइए कि परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, समझ में परिवर्तन संचार माध्यमों के द्वारा ही आता है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की कपोल कल्पना कहानियाँ चल रही हैं। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की किताबें जो छापी गई हैं उसके आधार पर रखता हूँ और ऐतिहासिक तथ्य और पेज नंबर के साथ आपको वो बात कहता हूँ। बहरहाल चलिए, आज भीमा कोरेगांव का आज दिन है। 1 जनवरी 1818 की कहानी है और इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ क्या लिखा है, क्या कहा है, वही बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसके अगले एपिसोड में एक और मैं भीमा कोरेगांव पे एक बनाऊंगा अगला एपिसोड, जो कि मैंने 2018 में एक लेख लिखा था। हज़ारों शेयर हो चुके हैं वो लेख और कम से कम कई लाख करोड़ तक लोगों ने उस लेख को पढ़ा है। तो उस पे भी चर्चा, उस लेख पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव के मामले में क्या कहा था और कब कहा था, ये बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए जो रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप वॉल्यूम 17, अंग्रेजी वाली जो राइटिंग है, वॉल्यूम 17 पार्ट 3 का पहला ही चैप्टर, उसका नाम है ग्रेट फाइट, पेज नंबर 3 से 7 वो आप देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 37 और पेज नंबर आप 1 से 5 तक के पेज आप देख सकते हैं। पहला ही चैप्टर उसमें भी है। अब आइए चलते हैं, कहानी के ऊपर चलते हैं। सन 1927 वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी है। डिप्रेस क्लास के लोगों ने पूना में भीमा कोरेगांव दिवस के संदर्भ में युद्ध स्मारक, जो वॉर मेमोरियल वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और डिप्रेस क्लासेस के जितने भी गणमान्य नेता थे सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए बताया कि उनके समुदाय के सैकड़ों योद्धाओं ने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई में भाग लिया था और वे जी जान से लड़े थे। परंतु लड़ाई के तुरंत बाद जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिश कमांड था, उनको असैनिक संगठन, महारों को असैनिक संगठन समुदाय की उपाधि देकर बदनाम कर दिया और उनको सेना में भर्ती से मना कर दिया। कहते हैं कि आखिर अंग्रेज़ों की फ़ौज में वो क्यों गए हमारे लोग। कहते हैं कि जीविका के साधन नहीं थे, मजबूर थे, गरीब थे। लोग जो हिंदू समाज के लोग उनसे अछूतों का व्यवहार करते थे और घृणा करते थे। इसलिए अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी। यहाँ उन्होंने आह्वान किया कि जो महारों के ऊपर, जो दलित समुदाय के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है, उसके खिलाफ लोग आह्वान करें
और मजबूर करें सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को, कि उन पे रोक जो लगी है उसको हटाएं। यह बात कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक का क्या महत्व था उस पर आते हैं और बात कहते हैं। कहते हैं कि हालांकि जो अछूत थे वो ब्रिटिश फौज में, आर्मी में शामिल हुए थे, विशेष रूप से बम्बई सेना, बम्बई रेजिमेंट में, लेकिन यह उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था। और इसलिए सुनहरा अवसर था कि वे वहाँ अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन देश के अंदर और देश के बाहर दिखा सके। और इसके लिए जो ब्रिटिश हुकूमत की, जो आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने प्रशंसा की थी। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जनरल मैल्कम का नाम उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जनरल मैल्कम ने बम्बई आर्मी के अधिकारियों और सिपाहियों की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की थी। जनरल मैल्कम ने सन 1816 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उसके सेक्रेटरी को लिखा था, उनके सेक्रेटरी को लिखा था कि बम्बई सेना में सभी वर्गों और सभी धर्मों, जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, सब लोग उस आर्मी में शामिल थे, बम्बई यूनिट में। महाराष्ट्र के हिंदुओं में परवरिश मतलब महार की संख्या राजपूतों और कुछ सवर्ण जातियों से ज़्यादा थी। यह परवरिश मुंबई के दक्षिणी समुद्र तट के रहने वाले थे और इनके प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे यह लिखा गया था बम्बई के इन महार सैनिकों के बारे में कि इतने ये कर्तव्यनिष्ठ थे कि खाद्य सामग्री के अभाव में और बीमारियों के फैले होने के बावजूद वो पैदल कूच करते हुए अपनी बहादुरी का परिचय उन्होंने दिखाया था। लिखा मैल्कम ने कि चाहे वो धावा करते, अटैक करते, चाहे कूच करते, घिर जाते या कैदी बना लिए जाते, किलों में बमबारी होती या स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीति के तौर पर पीछे हटना पड़ता कभी कभी फ्रंट से, तो ऐसी स्थिति में वे अपने अधिकारियों के साथ हमेशा एक मजबूत पिलर की तरह अडिग खड़े रहे। उन्होंने हमेशा अपने रेजिमेंट का सम्मान और गौरव बनाए रखा और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके रेजिमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं ये बैकग्राउंड के साथ। अब भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 18 की ओर बढ़ते हैं। कि सन 1818 के नए वर्ष के दिन तो महार सैनिकों ने भीमा नदी के किनारे कोरेगांव युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वह कर दिखाया जो उनके सम्मान में 4 चांद लगा गया। और इसका डिस्क्रिप्शन ये है, और मैं तो जब लेख लिखा था उस समय ये डॉक्टर अंबेडकर का लेख में नहीं पढ़ा था और यहाँ वहाँ से जो मटेरियल था उसको उठाकर मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल मुझे वो पूरा डिटेल्स मिलता है। कहते हैं कि एक 500 सैनिकों का छोटा दल था, बम्बई जो इन्फेंट्री था, बम्बई यूनिट, उसका छोटा दल था। उसके साथ जो पूना के इरेगुलर हॉर्स थे उसके 250 सैनिक थे। जो मद्रास रेजिमेंट है वहाँ के 24 जो है ब्रिटिश गनर थे। और इनका कप्तान जो था वो F.F. स्टांटन था। तो 250 प्लस 500 750 और 750 के आसपास ये पूरे लोग थे उस पूरी इसमें। और ये लोग बिना रुके, बिना थके, बिना हारे लड़ते रहे और पेशवा की एक बड़ी फौज को हराया उन्होंने। और पेशवा की फौज में जो सेना थे उसका आंकड़ा देते हैं 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक, 28,000 की सेना मान लीजिए। इन्होंने पुणे और किर्की को में ब्रिटिश सेना को घेर लिया था।
इन महारों ने उनसे टक्कर ली, उनसे लड़ाई की और जीता। अब कहानी कैसे ये लड़ाई हुई इसकी ओर डॉक्टर अंबेडकर बढ़ते हैं। कहते हैं 31 दिसंबर 1817 की शाम को सिरूर से कैप्टन स्टांटन की सैनिक टुकड़ी को पूना के गैरिसन की रक्षा के लिए भेजा गया। यह सैन्य टुकड़ी 27 मील पैदल चलकर सुबह 1 जनवरी को कोरेगांव पहुंची। वहाँ पे उन्हें जो मशहूर मराठा घुड़सवारों से घमासान लड़ाई का सामना करना पड़ा। कप्तान कैप्टन स्टांटन अपनी सेना को कोई निर्देश दे पाते उससे पहले ही पेशवा सैनिकों की लगभग 600 सैनिकों की 3 टुकड़ियों ने 3 दिशाओं से उनको घेर लिया और उनको ललकारा। पेशवा सैनिकों के पास 2 तोपें थी जो आगे बढ़ रहे उनके सेना को रक्षा के लिए लगी हुई थी। रॉकेट के अग्निबाणों की बौछार से स्टांटन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। पूना के जो इरेगुलर हॉर्स था, अनियमित अश्वसेना थे, उन्होंने वीरतापूर्वक प्रयास के बावजूद पेशवा के मराठा घुड़सवारों और पैदल सेना ने कोरेगांव में पूरी ब्रिटिश सेना को घेर लिया था और नदी की ओर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया था। चढ़ाई करने वाली फौज, पेशवा की फौज ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर सामने वालों को पीछे धकेलते हुए गांव के बीचों बीच कुछ मजबूत और महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था और उस कब्जा को छुड़ाना लगभग असंभव था। हर एक घर, हर एक झोपड़ी और गली के लिए भीषण हाथापाई लड़ाई चल रही थी और ब्रिटिश आर्मी की सेना की भारी क्षति हो रही थी। परंतु भारतीय सैनिक, जिसमें बहुत से महार थे, बड़ी दृढ़ता एवं अत्यंत धैर्य के साथ जमकर लड़ रहे थे। कप्तान स्टैंटन ने अपने सैनिकों को आखिरी दम तक और आखिरी गोली तक लड़ने का आदेश दिया। उनको कहा कि आप आखिरी व्यक्ति तक और आखिरी गोली तक लड़ें। तब महार सैनिकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए अति विषम परिस्थितियों में अत्यंत बहादुरी के साथ लड़ाई जारी रखी। जब सूर्यास्त हो रहा था तो गोरों ने अपने आप को, मतलब ब्रिटिश आर्मी ने अपने आप को बड़ी निराशाजनक और हतप्रभ स्थिति में पाया। मराठा सेना का जो नेतृत्व है वो सेनापति, बहुत ही काबिल सेनापति कहे जाते थे, मिस्टर गोखले कर रहे थे और ब्रिटिश जो फौज थी उस पर चारों तरफ से वो भारी पड़ रहे थे। लेकिन रात होने के साथ मराठा सैनिकों का हमला थोड़ा ढीला पड़ा और ब्रिटिश फौज ने कुछ राहत महसूस की। तब केवल एक रहस्यमयी अवसर ने ये सारी घटना के लड़ाई चक्र को बदल दिया। यह कहना कठिन था और मुश्किल है कि पेशवा सैनिक जब जीत के इतने नज़दीक थे तो उन्होंने रात के 9 बजे गोलियां चलाना क्यों रोक दिया और कोरेगांव से सेना क्यों पीछे हटा ली। मद्रास की पैदल सेना और पूरे जितने जो ब्रिटिश फौज, इंडियन आर्मी में जितने लोग थे, उसमें तकरीबन 50 लोग मारे गए थे। अंततः जीत इंडियन आर्मी की हुई थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की हुई थी, जिसमें महार ज़्यादा शहीद हुए थे। 50 लोग मारे गए थे, जिसमें से 22 महार थे और उनके नाम की पहचान उनके नाम के अंत में नाक लगे होने से हुई थी। उनका टाइटल नाक होता था कि 50 में 22 महार थे, 16 मराठा थे, 8 राजपूत थे, 2 मुसलमान थे और 1 या 2 संभवतः इंडियन ज्यू, भारतीय यहूदी थे। तो कई हमारे साथी कहते हैं कि भाई वो तो अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे महार, तो इसमें जो 8 राजपूत, 2 मुसलमान और 2 जो भारतीय यहूदी थे, किसके लिए लड़ रहे थे।
और अंग्रेज़ों का पांव पसारने में, भारत में पूरा साम्राज्य स्थापित करने में किन लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, ये भी किन राजे रजवाड़ों ने मदद की थी, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस वीरतापूर्ण साहस, सहन शक्ति, मानसिक दृढ़ता, अनुशासित निर्भयता दर्शाने वाले सैनिकों के कार्य ने महार सैनिकों के लिए एक अमर प्रसिद्धि अर्जित कर दी। अमर प्रसिद्धि। दस्तावेज में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर कोट करते हैं, यहाँ रेफरेंस भी उन्होंने दिया है, जो भी साथी देखना चाहें किताब देख सकते हैं। दस्तावेजों में लिखा है कि यह कहना कठिन है कि इस सब से किसकी ख्याति, कीर्ति और गौरव ज़्यादा बढ़ा, स्वयं भारतीय सैनिकों का या उस ब्रिटिश अधिकारियों का जिन्होंने सफलतापूर्वक इसका नेतृत्व किया था। किसका गौरव बढ़ा? कि सिपाहियों का, जिन्होंने वीरतापूर्वक लड़े। शीघ्र ही भीमा कोरेगांव लड़ाई का सामरिक महत्व समझ में आया। यह निर्णय लिया गया कि कोरेगांव के उस स्थान पर जहां पहला गोला दागा गया था, वहां लगभग 32 स्क्वायर फुट का चबूतरा बनाया जाए और उस पर 65 फीट ऊंचा एक स्मृति स्तंभ खड़ा किया जाए। इस स्तंभ की नींव का शिलान्यास 26 मार्च 1821 को हुआ था। यह स्तंभ सैनिकों के शौर्यपूर्ण वीरता के कार्य के स्मृति चिन्ह के रूप में किया गया था। बहादुर सैनिकों के कृत्य को चिरस्थायी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इसमें जो शहीद हुए और जो घायल हुए, उन सैनिकों का नाम स्तंभ पर खुदवा दिए जाएंगे, क्योंकि यह उन सैनिकों के वीरता एवं कर्तव्यपरायणता का ही परिणाम था जिसने जो फौज थी उसका कीर्ति और गौरव बढ़ाया था। एक विशेष पदक 1851 में जारी किया गया था, जिस पे लिखा हुआ है एक तरफ टू दी आर्मी ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ किरकी और कोरेगांव भी छापे गए थे जहाँ पे बैटल हुआ था। वो डेडिकेट किया गया था किरकी कोरेगांव बैटल को और आर्मी के लोगों को। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये एकमात्र घटना नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सेना ने, महार की बम्बई सेना ने कई लड़ाई सफलतापूर्वक उन्होंने लड़ा, जैसे काठियावाड़ 1826, मुल्तान एवं गुजरात 1849, कंधार 1880, अफगान फर्स्ट और सेकंड बैटल, मियानी की लड़ाई 1843, फारस की लड़ाई 1855-57, चीन में कार्रवाई 1860, अदन 1865 और अबिनीसिया 1867। ये सारी लड़ाई में इनकी भागीदारी रही थी। यहाँ पे जो मदगला के जो जनरल थे सर चार्ल्स नेपियर, जिसके नेतृत्व में महारों की बम्बई सेना लड़ी थी और जिनके सहयोग से उन्होंने सिंध पर कब्जा किया था, जनरल नेपियर लिखते हैं कि मैं बम्बई सेना को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। मेरे जहन में जब जब बम्बई सेना के सिपाही का विचार आता है, मैं उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाता। बम्बई सेना के महार सिपाही नज़दीक भी, देश के अंदर भी और देश के बाहर दूर दराज जगहों पर जाकर सफलतापूर्वक उन्होंने संघर्ष किया। द्वितीय अफगान युद्ध बहुत लंबा चला था और ये 1878 से लेकर 1895 तक की लड़ाई चली थी। में एक महान सैनिक ने फिर अपनी वीरता, शूरता, निडरता और निर्भीकता के गुणों का प्रदर्शन करके कोरेगांव में महान सैनिकों के काम को फिर याद ताज़ा कर दी। लिखते हैं कि 3 लोग थे अफ़गानिस्तान में, 3 लोग थे। उनका नाम था मेजर सिडनी जेम्स बॉडवी, इलाही बख्श, और जो महार सैनिक थे उनका नाम था सोनानाक टकनाक।
ये सभी 19वीं बम्बई जो इन्फेंट्री था उसके मेंबर थे। मेजर सिडनी जॉन्स बॉडवी लीड कर रहे थे। कहते हैं कि 16 तीनों मर गए, शहीद हुए उस पूरे युद्ध में अफगानिस्तान में। कहा जाता है, लिखा है कि 16 अप्रैल 1880 को अफगानिस्तान में डबराई चौकी का बचाव करते हुए तीनों लोग शहीद हुए। उन्हें सूचित किया गया था कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए चौकी खाली करने में ही भलाई है। लेकिन इन तीनों ने चौकी छोड़ने से इनकार कर दिया और लगातार 3 घंटे तक वीरतापूर्वक दुश्मन से लड़ते रहे और 300 दुश्मन के सैनिकों को ज़बरदस्त टक्कर दी और उसमें से बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अंततः जब उनकी बारूद खत्म हो गई तो वे दौड़कर लड़ते हुए दुश्मनों के बीच घुस गए और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। तो सिर्फ भीमा कोरेगांव नहीं, कई युद्ध में बम्बई इन्फेंट्री के जो महार सैनिक थे उन्होंने भाग लिया था और इसका पूरा उल्लेख यहाँ पे है। अब अपना कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, वो पूरा पेशवा राज्य के बारे में बताते हैं कि पेशवा राज्य में आखिर अछूतों के साथ क्या होता था। कि पेशवा राज्य में जब गांव में जब कोई सवर्ण हिंदू आम रास्ते से जा रहा हो तो किसी अछूत को उस रास्ते से जाना वर्जित था, कि ऐसा ना हो अछूत की छाया से सवर्ण जो हिंदू है वो पॉल्यूट हो जाए, दूषित हो जाए। अछूत को अपनी कलाई या अपने गले में काला धागा पहनना होता था ताकि अछूत की पहचान हो सके और सवर्ण हिंदू गलती से भी अछूत को छूकर पॉल्यूट न हो जाए, दूषित न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत को अपनी कमर में पीछे एक झाड़ू बांधकर जमीन पर लटकाकर चलना होता था ताकि वह पीछे दूषित हुई जो मिट्टी है उसको साफ करे, जिससे कि पीछे आने वाला सवर्ण हिंदू दूषित न हो। पूना में अछूत को अपनी गर्दन में एक मिट्टी का बर्तन हंडिया रस्सी से बांधकर लटकाना होता था, जिसमें वह अछूत थूकता था ताकि कोई सवर्ण हिंदू अनजाने में भी जमीन पर पड़े थूक पर पैर डालकर दूषित न हो। ये थी बात पूरे भीमा कोरेगांव के युद्ध के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। रेफरेंस फुटनोट्स में दिया हुआ है। जो साथी फिर कह रहा हूँ देखना चाहते हैं वॉल्यूम 17 पार्ट 3 और पेज नंबर 3 से 7 देख सकते हैं। हिंदी में जो देखना चाहते हैं वॉल्यूम 37 पेज नंबर 1 से 5 तक देख सकते हैं। साथियों शुक्रिया, और आज आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने साथी इस भीमा कोरेगांव ये शौर्य दिवस अंबेडकर साहब के भाषण को सुनेंगे, सब लोग अपने अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे ताकि भीमा कोरेगांव के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य है वो सामने आ सके। जो भी साथी अंबेडकरनामा की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं, अपना मेल और नंबर ज़रूर लिखें। आपसे समय मिलते ही बात होगी। शुक्रिया साथी, जय भीम। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। थैंक यू वेरी मच।